हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज से हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है। आपको बता दें कि ये जो सेशन स्टार्ट किया जा रहा है इसमें अगर आप कंप्लीट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर को अगर अटेम्प्ट किए तो इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको पीसी का लेक्चर कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट जो है इतने ही रहेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है आप और ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे, ये उसका सिलेबस मेंशन किया जा रहा है। सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। आप देखेंगे मेरे भाई कि पूरे पीसी में जो है हम लोग चाहे जो भी क्वेश्चन हो, जाने अनजाने में सिर्फ यही दो काम करते रहते हैं, लेकिन हाँ उनको जब हम फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे वो एनसीआर हो, चाहे एनपीआर हो या चाहे आइडेंटिकल के हों, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई और फार्मूले का यूज करें, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर आप ध्यान से देखें ना तो इन्हीं का जो है एप्लीकेशन है सब। तो आइए देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। आगे हम लोग यही सीखेंगे कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिलेक्शन, मतलब भाई पहले सेलेक्ट तो करें ना, अरेंजमेंट की बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे परम्यूटेशन, मतलब पहले सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, मतलब सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट। उसके बाद हम इस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब कितने तरीके के क्वेश्चन हम कैसे मतलब डिफर टाइप के क्वेश्चन इनका यूज करके सॉल्व करेंगे और उसमें क्या मेथड्स अप्लाई करेंगे, क्या इसमें बाउंडेशन हो सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, उनके आधार पे जो है हम लोग इनके एप्लीकेशन को देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, रैंकिंग ऑफ वर्ड एंड इट्स शॉर्टकट। रैंकिंग ऑफ वर्ड मतलब जैसे मान लीजिए कोई वर्ड दे दिया गया, पूछा जाए जो है कि इससे जो है आप कितने लेटर फॉर्म कर सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्शन के थ्रू, या कोई वर्ड पूछ लिया जाए कि भाई ये वर्ड दिया गया, इसके थ्रू जो दूसरा ये वर्ड बन रहा है इसका रैंक क्या होगा, मतलब ये डिक्शनरी में किस पोजीशन पे आएगा, ये हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सम ऑफ नंबर्स, मतलब आपको कुछ डिजिट दे दिए जाएंगे, कहे जाएगा कि आप इतने डिजिट से इतने डिजिट वाले नंबर्स बनाइए और जो नंबर बन रहे हैं उनका सम बताइए क्या होगा, तो ये भी सीखेंगे। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे कोई नंबर दिया गया है उसमें किसी प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट कितना हो सकता है, मतलब पावर कितना हो सकता है, घात कितना हो सकता है, वो भी सीखेंगे। मतलब ये कह सकते हैं वो नंबर उस दिए हुए हमारे नंबर में कितनी बार आ रहा है। उसके बाद सीखेंगे डिब्बा मेथड, मतलब ब्लॉक मेथड, ठीक है, इसको सीखेंगे। उसके बाद गैप मेथड, फिर सर्कुलर परम्यूटेशन, उसके बाद ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चेस बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, डिवीजन इनटू ग्रुप्स वाले मेथड को सीखेंगे, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एटलीस्ट वन टाइप वाले, नंबर ऑफ डिवीजर्स के बारे में सीखेंगे, सम ऑफ डिवीजर्स के बारे में सीखेंगे, रिजॉल्विंग इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाले मेथड को सीखेंगे, पार्टीशन मेथड सीखेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मेथड सीखेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इसका एप्लीकेशन है जो है यहाँ पर 2 बार ये रिपीट हो गया है, चलिए ठीक है देख लिया जाएगा जैसे। उसके बाद मल्टीनोमियल थ्योरम सीखेंगे, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट नंबर वाले सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रीअरेंजमेंट सीखेंगे, मतलब अरेंजमेंट का जस्ट अपोजिट जो होता है, सिलेक्शन ऑफ नॉन कॉन्सेक्टिव ऑब्जेक्ट सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेक्टिव मतलब जो एक के बाद एक है, नॉन कॉन्सेक्टिव मतलब एट रैंडम, ठीक है, कुछ भी। तो ये थे हमारे पूरे पीसी के जो है सिलेबस। इसके अनुसार से जो है आज से हम लोग अपना पीसी जो है स्टार्ट करेंगे और ये सिलेबस क्या कवर कर सकता है, कौन कौन से एग्ज़ाम या कितने लोग को, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये सिलेबस आपके किसी भी प्रकार का बोर्ड्स एग्ज़ाम हो उसको कवर कर देगा, यहाँ तक कि मेंस एंड एडवांस के टोटल टॉपिक को कवर करेगा। और अपने जो ये गेट एग्ज़ाम है जिसके थ्रू एडवांस या मेंस के थ्रू आप बीटेक करते हैं, एडवांस या मेंस के थ्रू आप बीटेक करते हैं, गेट के थ्रू आप वही आईआईटी या एनआईटी से एमटेक करते हैं। ठीक है, तो ये इन सब का सिलेबस जो है पीसी का ये कवर हो जाएगा। और ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया जा रहा है वो किसके थ्रू डिज़ाइन किया जा रहा है आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आइए दोस्तों, आज से हम अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन।
आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग जो NPR या NCR का फार्मूला यूज करते हैं, वो फार्मूले या हम पूरे PC में अगर ध्यान से देखें तो हर एक क्वेश्चन में हम इन्हीं मेथड्स को जो है अप्लाई कर रहे होते हैं। बस क्या होता है कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पर हमें इनको कंबाइन करके जो हमारे फार्मूले बने होते हैं NPR NCR के, उसको यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। आइए आज हम इसमें बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मेथड को सीखते हैं। सबसे बेसिक मेथड है ये हमारा, इसको आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखना, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको आप इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर लगेगा? जहाँ हमारे एक्सपेरिमेंट कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट हो कि एक एक्सपेरिमेंट का होना या ना होना या उसके रिजल्ट का जो है दूसरे एक्सपेरिमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब परफेक्टली हर एक एक्सपेरिमेंट आपस में क्या हो, सेपरेट हो, मतलब उनका आउटकम कुछ और आए, इनका कुछ और आए, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ये कैसे होते हैं अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखना, इफ़ द आउटकम ऑफ वन एक्सपेरिमेंट डज नॉट इफेक्ट द आउटकम ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट देन दे आर इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यदि एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम दूसरे एक्सपेरिमेंट के आउटकम पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है। जैसे यहाँ पर देखना, जैसे नहीं पहले हम यहाँ पर देखो, सपोज करो अब हमें टोटल नंबर ऑफ़ वेज फाइंड करने थे। हम क्या करेंगे, अपने हर एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ़ वेज को फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ वेज कंप्लीट एक्सपेरिमेंट का आ जाएगा। ठीक है, की पॉइंट क्या है, जहाँ पर एंड या और वाली फीलिंग आए वहाँ पर हमें इस प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को अप्लाई करना, मतलब उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को यूज करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, ये डाइस एंड ए कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट। अच्छा, यहाँ पर ये आउटपुट कहना नहीं चाहिए, यहाँ पर कहना चाहिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आउटपुट, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पर देखना, नहीं तो ये प्रोबेबिलिटी का जो है फीलिंग दे रहा है। यहाँ पर देखिए, ए डाइस एंड ए कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर। आप बताइए क्या ये दो एक्सपेरिमेंट है? हाँ है। एक डाइस को आप टॉस कर रहे हो और कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो। लेकिन आप हमें ये बताओ, जो आप डाइस को जो है टॉस करने जा रहे हो, जिस डाइस को आप टॉस करने जा रहे हो, क्या उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे 1 से लेकर जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे 1 से लेकर 6 तक, कोई एक नंबर आ सकता है इस डाइस का? मतलब इस डाइस के टोटल आउटपुट आने के कितने वेज हैं भाई? 1 से लेकर 6 तक जितने नंबर हैं उनमें से कोई भी एक आपका जो है आउटपुट आ सकता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डाइस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। मतलब इसके कोई भी एक आउटपुट, मतलब 1 से लेके 6 नंबर में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, अब आप जब कॉइन को टास्क कर रहे हैं तो भाई कॉइन पे क्या होता है कि एक तरफ साइड हेड एक तरफ साइड टेल होता है। आप जैसे टॉस किए तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे आउटपुट के, क्या हो जाएंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, मतलब 2। लेकिन आप हमें ये बताएं, डाइस के जो आउटपुट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 6 तक जो भी नंबर्स आएंगे, क्या इस कॉइन के जो आउटपुट्स आ रहे हैं उन पे कोई इफेक्ट डाल रहे हैं? कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। उसका अपना अलग रिजल्ट आएगा, इसका अपना अलग रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट हैं और दोनों को एक साथ कर रहे हो। इससे भी हमें पता चल रहा है कि डाइस एंड कॉइन टॉस्ड टुगेदर, मतलब एक साथ चल रहे हैं। यानी अगर हम इनका टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 6 × 2 मतलब 12 आ गया। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जहाँ मतलब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक का रिजल्ट जो भी आ रहा है दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी ना हो, तो वो हमारे इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ठीक, हम अपना नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को सीखते हैं, जिसका
नाम है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, या इसी का दूसरा नाम होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट, या इसी को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ पे हमारे इस प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को यूज करते हैं। अब ये म्यूचुअली एक्सपेरिमेंट होता क्या है अभी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इफ़ टू एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर, मान लो दो एक्सपेरिमेंट हैं और वो एक साथ अकर ही नहीं कर सकते, मतलब एक बार में एक ही एक्सपेरिमेंट अगर अकर कर रहा है, मीन्स ओनली वन ऑफ देम कैन अकर एट ए टाइम, मीन्स उनमें से कोई एक ही एक बार में अकर कर रहा है, मतलब एक बार में परफॉर्म हो रहा है, देन द एक्सपेरिमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो एक बार में उनमें से कोई एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है एक साथ, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मतलब पूर्णतः पृथक एक्सपेरिमेंट, मतलब जो एक बार में एक ही परफॉर्म हो सकता है। तो ऐसे केस में हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखना, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जितने एक्सपेरिमेंट रहेंगे सबका आउटकम के वेज पता कर लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, की पॉइंट क्या है, जहाँ पर या तो की फीलिंग है या आर की फीलिंग है या आइदर वाली फीलिंग है, वहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखना, कह रहे हैं देयर आर टू बैग्स, बैग वन हैज़ टू रेड, कह रहे हैं हमारे पास दो बैग हैं। पहले आप ऐसे जो है पीसी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप डायग्राम को जरूर बनाएं। देयर आर टू बैग्स, बैग वन, सपोज करो ये क्या है, बैग वन, इससे एक माइंड मैप तैयार होता है। ठीक है, बैग वन हैज़ टू रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। ठीक, एंड बैग टू हैव 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल, और कोई बैग टू है जिसमें 3 रेड है और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से एक बॉल जो है एट रैंडम जो है ड्रॉन किया जाता है। एनी ऑफ द बैग, 1 बॉल इज ड्रॉन, देखो क्या लिखा है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एनी ऑफ द बैग, उनमें से किसी एक बैग से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, आप बताइए, आपको एक बॉल जो है ड्रा करना है और 2 बैग हैं और एट रैंडम ड्रा करना, मतलब आपको देखना ही नहीं कि आप किस बैग में हाथ डाल रहे हैं। ठीक है, एट रैंडम 2 बैग रखे गए, एक में आप किसी एक बैग में हाथ डालें और बॉल निकाल लिए। आप बताओ, जब आपको एक ही बॉल निकालना है यार, तो किसी एक ही बैग से निकालोगे? ऐसा तो है नहीं कि एक बॉल 2 बैग से निकाल रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या ये बैग वन और बैग टू हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट हो गए? और क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट करें, क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ किए जा सकते? नहीं किए जा सकते। आपको एक ही बॉल निकालना है तो आप किसी एक बैग से ही निकालोगे, तो या तो इससे निकालोगे या तो इससे निकालोगे। देखो या तो की फीलिंग आ गई ना, तो प्लस साइन यूज हो गया। तो बैग वन से बॉल निकालने के लिए कितने वेज हो सकते हैं? बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग वन, यहाँ लिख लेना टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग वन। बैग वन से जब आप बॉल ड्रॉ करो तो भाई 5 बॉल हैं, 5 में से कोई एक निकालो, कि हर एक बॉल को निकालने के लिए एक एक तरीके हैं। तो या तो रेड में से कोई एक R1 या R2 को निकाल लोगे, या तो ब्लैक में से कोई एक B1 B2 B3 बॉल को निकाल लोगे, यानी एक बॉल निकालने के लिए 1 वेज, या तो यानी पाँचों को बॉल निकालने के लिए कितने आ गए? 5 वेज। वैसे इसमें से अब जब आप निकालोगे बैग टू से, सेम काम सेम कहानी, जब आप बैग टू से करोगे तो कितने आ जाएंगे? 5 वेज। लेकिन या तो आप एक बार में इस एक्सपेरिमेंट को कर पा रहे हो या तो इसको कर पा रहे हो, यानी आर वाली फीलिंग आ रही है, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 10 वेज। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं देयर आर 4 वेज बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। अच्छा, जैसे जैसे पीसी में कहा करें भैया ना, वैसे वैसे यार डायग्राम जरूर बनाया करो। मान लो ये हमारा है दिल्ली है, दिल्ली बोलते हैं भैया। हमको तो देखो शुद्ध पढ़ने की आदत है, मैं बकचोदों सॉरी मैं बेवकूफ़ों की तरह नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, ये रहा दिल्ली।
और ये है हमारा मुंबई। ओके, तो सॉरी माय डियर फ्रेंड, आप इसे हर्ट ना लेना यार, ये आपका दिल्ली है और ये मुंबई है, नहीं तो पता हर्ट ले लिए कि ये कैसा दिल्ली है। यहाँ दिल्ली से करें, देयर आर 4 वेज बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, मतलब इससे दिल्ली से मुंबई जाने के जो है 4 वेज हैं। रोड 1, रोड नहीं जी, मतलब तरीके 4 हैं। मतलब या तो आप ज़मीन के ऊपर से जा सकते हो, या तो ज़मीन पर जा सकते हो, या तो ज़मीन के नीचे से जा सकते हो, मतलब सॉरी यार, मतलब रोड से जा सकते हो, एयर से जा सकते हो, एरोप्लेन से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, या शिप से जा सकते हो। बल्कि जबकि ऐसा वैसा है नहीं, 4 वेज बोल दिए ना, मान लिया यार, ठीक है। कैसे कैसे जाना है पता नहीं। बोल रहे हैं देयर आर 4 वेज बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन कम्स बैक आफ्टर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। मतलब करें कोई व्यक्ति जो है दिल्ली से अगर मुंबई जा रहा है, जाके फिर से कितने तरीके से वो वापस आ सकता है, बस यही करेंगे। मतलब अगर चला गया तो वापस आने जाने में कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके से वो आ जा सकता है दिल्ली से मुंबई से दिल्ली। मतलब पहले जाना है दिल्ली से मुंबई, ठीक, फिर मुंबई से वापस आना है दिल्ली, ठीक है। मतलब जाना है फिर आना है, यही हमसे पूछ रहे हैं कितने तरीके से। केस दिए हैं, कह रहे हैं विथ दी सेम वे, मतलब पहले वाले में कह रहे हैं कि भाई साहब जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से आना है। तो भाई आप बताओ, जैसे मान लो आपको ही जो है इस दिल्ली से मुंबई जाना है और आप यहाँ प्लेटफॉर्म पे, मतलब इस दिल्ली में हो, प्लेटफॉर्म छोड़ो, आप इस दिल्ली में हो, अब आपको यहाँ से मुंबई जाना है, तो जाने के लिए यार तो आपके पास कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं। आप चाहोगे तो इससे जा सकते हो, या इससे जा सकते हो, या इससे जा सकते हो, या इससे जा सकते हो। मतलब इससे जाओगे तब भी 1 वेज, इससे जाओगे तो 1 वेज, मतलब या की फीलिंग आ रही ना, या तो आप इससे जाओगे, या तो इससे जाओगे, या तो इससे जाओगे, या तो इससे जाओगे, इस रोड से जाओगे। मतलब जाने के आपके पास कितने वेज आ गए, 4, ठीक। करा विथ दी सेम वे, मतलब जाने के 4 रास्ते हैं, चारों में से आप किसी एक से जा सकते हो। लेकिन कह रहा है कि वापस जब आओगे ना, देखो कहा ना दिल्ली टू मुंबई फिर वापस आना है, मतलब दिल्ली से मुंबई जाना है, फिर मुंबई से दिल्ली आना है, ठीक है। अब जाने के भैया जाते वक्त तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, लेकिन आप जिस रास्ते से गए हो उसी रास्ते से वापस आना है। आते वक्त आपके पास 4 ऑप्शन नहीं है, जाते वक्त आप इन चारों रास्तों में से किसी एक से जा सकते हो। बोला है विथ दी सेम वे वापस आना है, जिस रास्ते से आप अगर इससे गए तो इसी से वापस आना, इससे गए तो इसी से वापस आना, इससे गए तो इसी से वापस आना, इससे गए तो इसी से। जाते वक्त तो 4 तरीके हैं, लेकिन आते वक्त आप जिस रोड से गए हो उसी से वापस आना है। तो कितने तरीके हैं, 1 वेज, कितना आ गया, 4 वेज। सेकंड में क्या कह रहा है, विथ दी एनीवे, मतलब जाते वक्त आप जिस रास्ते से मन करे उस रास्ते से चले जाओ, मतलब 4 वेज, 4 रास्ता है, 4 तरीके हैं, ठीक है। आते वक्त आपकी इच्छा यार, बोला है विथ एनीवे, आप आए किस रास्ते से उससे कोई मतलब नहीं। आप जाने के लिए भी वैसे अपने मन से जो मन चाहे वो सेलेक्ट कर सकते थे, जाने के लिए भी भाई या तो इससे, या तो इससे, या तो इससे, या तो फीलिंग आ रही ना प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो 1 1 1 1 1 4 वेज, मतलब जाने के भी 4 एंड आने के भी, भाई जा रहे हो और आना भी है, एंड हो रहा है, मतलब दोनों काम करने हैं। तो कितने 16 वेज हो गए, ठीक। आगे बताना कह रहा है विथ एनी रिमेनिंग वे, मतलब जाते वक्त तो आप जिस रोड से मन करे उस रोड से चले जाओ, मतलब 4 तरीके हैं। लेकिन आते वक्त आप जिस रोड से गए हो भैया ना, जिस रोड से गए हो, चाहे इससे गए हो, चाहे इससे गए हो, चाहे इससे गए हो, चाहे इससे गए हो, आपको उससे नहीं वापस आना है, मतलब उस रोड को छोड़ ही देना। भाई इनमें से किसी एक से तो गए होगे ना, तो 4 रास्ते थे, 4 में से किसी एक से जाओगे, आते वक्त उससे नहीं आना, बचे के 3 रास्ते से आओगे। 4 × 3 कितना, 12 वेज, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कह रहे देयर आर 6 डिफरेंट फ्लैग्स, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्नल्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट 3 फ्लैग्स। अच्छा, कह रहे हैं कम से कम 3 कितने फ्लैग्स हैं, 6 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। कितने हैं, 6 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, ओके, अच्छी बात है, मान लिया। और उसमें से कह रहे हैं कम से कम 3 फ्लैग यूज करके कितने सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो। तो भाई आपसे मैं एक बात कहूँ, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, आप
या तो आप 3 फ्लैग्स यूज करके सिग्नल बनाओगे, सिग्नल्स बाय यूजिंग 3 फ्लैग्स। कम से कम 3 का है ना, आप 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 फ्लैग्स यूज करके बना सकते हो। या सिग्नल्स बाय यूजिंग 4 फ्लैग्स, ऐसे ही आप 5 फ्लैग्स का, ऐसे ही आप 6 फ्लैग्स का बना सकते हो। आप बताओ यार, कह रहे 6 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। आप जब 3 फ्लैग यूज करोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास 3 बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स में से 6 के 6 फ्लैग्स में से कोई एक फ्लैग यूज करोगे, मतलब पहले वाले में 6 वेज, 6 में से कोई एक, एंड अब 6 फ्लैग में से एक ख़त्म हो गया, तो दूसरे वाले सिग्नल में जब दूसरा वाला बनाने जाओगे, कम से कम 3 फ्लैग्स यूज करके बना रहे हो ना, तो जब दूसरा वाला फ्लैग सेलेक्ट करोगे, 6 में से एक सेलेक्ट हो चुका है, बचे 5, पाँचों में से कोई एक आ सकता है, फिर 4, मतलब 6 × 5 × 4। वैसे ही जब आप 4 फ्लैग्स को यूज करोगे, 4 फ्लैग्स के लिए यार 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 6 वेज, 6 में से कोई एक आ सकता है। दूसरा जब सेलेक्ट करने चलोगे, 5 फ्लैग में से कोई एक आ जाएगा, चौथे में 4 में से कोई एक आ जाएगा, सॉरी तीसरे में 4 में से कोई, तीसरे में 3, तो ये क्या हो गया 6 × 5 × 4 × 3। वैसे ही मेरे भाई, जब आप 5 का यूज करोगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 हो जाएगा। वैसे जब 6 का यूज करोगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपके क्या है टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। इतने सिग्नल बनेंगे, इनको सबको सॉल्व कर लेना, यही आपका क्या है टोटल नंबर ऑफ वेज है। अब यहाँ पर देखना, कह रहे देयर आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन ए क्लास। अच्छा, कोई क्लास है यार, ये आपकी क्लास है जिसमें 12 लड़के 8 लड़कियां हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन ए बॉयज बी सिलेक्टेड। ए बॉय मतलब एक लड़का कितने तरीके से, भाई 12 लड़के हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, मैं फीलिंग दिला रहा हूँ यार, B9 B10, ओहो ये तो विटामिन B1 से लेके B12 याद आ रहा है यार, B11 B12। ओके, इन 12 बच्चों में से एक बच्चे को सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज हो सकते हैं? तो भैया आप क्लास में गए, या तो B1 को सेलेक्ट कर सकते हो, या तो B2 को, या तो B3, या तो B4, या तो B5, या तो B6, या तो B7, या तो B, सब में या तो किसी एक लड़के को सेलेक्ट करने के लिए 1 वेज, या तो की फीलिंग आ रही +1 +1 +1 कितने टाइम्स 12 बार, तो कितने हो गए 12 वेज। मतलब किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज आ गए 12 वेज। आप देख रहे हो ना, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग रहा है। सेकंड देखो, ये हमसे क्या पूछे हैं, कह रहे इन हाउ मेनी वेज कैन 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स। भैया देखो क्या बोला, 1 बॉय एंड माय डियर फ्रेंड, यहाँ एंड आ गया ना, मल्टीप्लिकेशन 1 गर्ल, ठीक है। तो बताओ 1 बॉय सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज आए थे 12, और ऐसे ही 8 लड़की हैं, तो 8 को सेलेक्ट करने के लिए कितना आ जाए 8 वेज आ गए। भाई जैसे बॉय की वैसे गर्ल को बना लेना, जीवन जीतू जीते, तो एक, तो कितना हो गया 96 वेज। ओके, यहाँ पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे इन हाउ मेनी वेज कैन 4 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर देखना भैया बताओ, स्टूडेंट को प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्राइज जो है स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सिंपल सी बात है भैया, प्राइज को स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, स्टूडेंट को तो प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करोगे नहीं। तो पहले प्राइज बना लेते हैं। प्राइज कितने प्राइज हैं 4 प्राइज हैं। प्राइज 1, मैं बोला ना पीसी में यार डायग्राम जरूर बनाओ, इससे जो है आपका क्वेश्चन 100% सही होने की गारंटी है। आपको डायग्राम क्या बनाए भाई, थोड़ा सा माइंड मैप के लिए बना सकते हो ना, हमको भी पता ही है आर्ट की क्लास नहीं चल रही का आपको यहाँ क्या बोलते हैं। अब कितने स्टूडेंट में करना है 5, मान लो ये हमारा स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है, ये स्टूडेंट 3 है, ये स्टूडेंट 4 है, ये स्टूडेंट 5, ठीक है। ये हो गए शिवा, और ये हो गए मनदीप, और ये हो गए उदय, और ये हो गए अंशु, ये हो गया, और ये हो गए ज्ञानेंद्र तिवारी, ठीक है। 5 स्टूडेंट हैं मेरे, ठीक है। अब इन 5 स्टूडेंट को हमें इन प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
पहले में क्या बोल रहा है, कह रहे नो स्टूडेंट गेट मोर देन वन प्राइज, मतलब एक लोग को अगर कोई प्राइज मिले तो वो वहाँ से खिसक ले, वहाँ बैठना नहीं है। तो पता लगा जो है वो क्या बफेट स्टाफ की तरह जो है कि नहीं भाई आने दो जो भी मिल रहा है सब चलेगा, नहीं ऐसा काम नहीं करना है। एक प्राइज मिले, जिसको मिला वो वहाँ से खिसक जाओ। मान लो प्राइज 1 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करने चला, तो मेरी इच्छा यार ये प्राइज 1 या तो इसको मिल सकता है, मेरी इच्छा नहीं, मतलब ये प्राइज भाई वो अपना जैसा भी होगा उस सिस्टम के अनुसार हो सकता है, वही विन जो विन करेगा वो जीतेगा। ये प्राइज फर्स्ट जो है या तो इसे मिल सकता है, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, मतलब इन 5 बच्चों में से किसी एक को ये प्राइज फर्स्ट मिल सकता है। तो भाई किसी एक को मिलने का 1 वेज, या तो इसको मतलब प्लस, या तो इसको मतलब 5 लोग हैं तो या तो करके कितनी बार 1 1 5 वेज, मतलब फर्स्ट प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5 वेज है। अब ये फर्स्ट प्राइज इनमें से कोई एक तो पा गया होगा ना, कोई एक को तो मिला होगा, अरे किसी एक को तो प्राइज मिल गया होगा ना, जिसको मिला वो वहाँ से खिसक जाएंगे। अब बच्चे कितने स्टूडेंट, 4 बच्चे, 1 2 3 4, क्योंकि बोला है नो स्टूडेंट गेट मोर देन 1 प्राइज, मतलब जो पा जाए वो हट ले वहाँ से, एक से ज़्यादा प्राइज किसी को नहीं देना है। अब प्राइज 2 की बारी है, तो इन 4 में से कोई किसी एक को मिल सकता है, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, मतलब इसके भी 1 1 1 1 प्लस प्लस प्लस, कितने हो गए 4 वेज हो गए कि नहीं। अब इन 4 में से कोई एक पाया होगा, जो पाया होगा वो खिसक जाएगा, बचे 3 स्टूडेंट, 1 2 3, तो प्राइस थर्ड है, या तो इसको मिल सकता है, या तो इसको मिल सकता है, या तो इसको मिल सकता है, मीन्स 1 1 1 3 हो गया। वैसे ही अब इनमें से कोई एक पाया होगा वो खिसक जाएगा, बचे कितने स्टूडेंट 2। अब इन दोनों में से या तो इसको मिल सकता है, या तो इसको मिल सकता, प्राइस 4, मतलब इसका 2 वेज। अब बताओ यार, कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 4 प्राइजेज बी डिस्ट्रीब्यूट इन 5 स्टूडेंट। 4 प्राइजेज मतलब 4 के चारों प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना। उसने ये नहीं बोला है कि इन 4 में से किसी एक प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसा कुछ नहीं बोला। वो बोला 4 के 4 प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब प्राइज 1 को भी एंड प्राइज 2 को भी एंड प्राइज 3 को भी, मतलब इनका टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा। प्राइज 1 के कितने वेज आए थे 5, 2 के 4, 3 कितना हो गया 5 × 4 20 60 120, ठीक। कह रहा है एनी स्टूडेंट गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज। ओहो हो, यहाँ पर तो धोखाधड़ी होने वाला है। मतलब अब ये जो केस है मेरे भाई ना, इसमें जो जिसको प्राइज मिल जाएगा ना वो भी वहाँ खड़े रहेंगे, मतलब जो प्राइज पा जाएगा इस बार वो भी हटेगा नहीं, वहीं खड़ा रहेगा। तो ये वाला केस उठा लेते हैं ना, ये वाला। मान लो इनको फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके 5 वेज आए। अब भाई साहब किसी एक को मिला है लेकिन वो वहीं खड़ा है चोर जैसा, ठीक है। उसके बाद सेकंड भी डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास 5 वेज आएंगे, क्योंकि या तो इनको, या तो इनको, या तो इनको, या तो इनको, मतलब इस चारों प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के 5 5 5 वेज आएंगे। क्यों? क्योंकि जिसको मिल जा रहा है वो हट ही नहीं रहा यार ना, वहीं खड़ा है भैया, वहीं खड़ा है। तुमको पता ही नहीं किसको दिए हो, तो फिर से जब दूसरा प्राइज लेके आओगे तो 5 में से किसी एक को दे सकते हो। तो मतलब 5 × 5 × 5 × 5 कितने टाइम्स 4 टाइम मीन्स 625। उसके बाद कह रहे हैं नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेस, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको चारों प्राइज मिल जाए। तो पहली बात तो हम क्या करते हैं, पहले गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे कि हम पहले चारों प्राइज जो है देखेंगे कि कितने तरीके से ये चारों प्राइज किसी एक स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो हम क्या किए, चारों प्राइज को उठाएं, प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3, प्राइज 4, इन चारों प्राइज को उठाए और एक डिब्बे में बंद कर लिए। अब इसी डिब्बे को देखते हैं कि इन 5 स्टूडेंट में कितने तरीके से दे सकते थे। ये डिब्बा है, या तो इनको दे सकते हैं, 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 या तो इनको दे सकते हैं। मतलब हर एक को देने के लिए 1 वेज 1 वेज 1 वेज 1 वेज 1 वेज 1, मतलब 5 टाइम्स 1 1 कितना हो गया 5 वेज। मतलब ये चारों प्राइज अगर हम किसी एक बच्चे को उठा दे रहे हैं तो 5 वेज होगा, ठीक है। तो अगर ये प्राइज सारे प्राइज किसी एक स्टूडेंट को मिलेगा तो वो 5 तरीके से मिल सकता है। तो हमारे टोटल वेज कितने हैं जब हम किसी भी तरीके से बच्चों को प्राइज दे सकते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें हमने ये वाला कंडीशन भी इंक्लूड की है, जब हम सारे प्राइज को उठा के किसी एक बच्चे को दे रहे हैं। तो इस टोटल प्राइज में से 625 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया 620 हमारा क्या आ गया। ऐसा वेज है जहाँ पर हमें सारे प्राइज किसी एक बच्चे को नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने करें। ए रूम हैज 6 डोर
इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन इंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू ए डिफरेंट डोर। मतलब इनका कहने का मतलब ये हो गया ना कि कोई रूम है जिसमें कितने दरवाजे हैं, 6 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 डोर हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वो इंसान जो है जाते वक्त तो इनमें से किसी भी दरवाजे से जा सकता है, किसी भी एक दरवाजे से जा सकता है। अब एक ही इंसान है तो भाई एक ही इंसान 6 दरवाजे से एक साथ तो जा नहीं सकता है, जाएगा तो किसी एक से ही जाएगा। लेकिन आप हमें बताओ, ये वो इंसान या तो इस दरवाजे से जा सकता है, या तो इससे, या तो इससे, या तो इससे, या तो इससे, या तो इससे। आप बताओ, अगर वो इससे जाएगा तो 1 वेज, इससे जाएगा तब भी 1 वेज, इससे जाएगा तब भी 1 वेज, 1 वेज 1 वेज 1 वेज। तो हर एक दरवाजे से जाने के 1 1 1 1 वेज आ रहे हैं। तो बोलो यहाँ पर क्या फीलिंग आ रही है? या तो वो इस दरवाजे से जा सकता है, या तो वो इस दरवाजे से जा सकता है, या तो इस, या तो इस, या तो इस, या तो वाली फीलिंग आ रही है ना, या आर 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 वाली फीलिंग आ रही है, इधर वाली फीलिंग आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग रहा है। तो बताओ जाने के लिए कितने वेज हो गए टोटल? अगर हम वेज की बात करें, टोटल वेज की बात करें, तो आप बताओ जाने के लिए कितने वेज हैं? जाने के लिए इन 6 में से किसी एक से जा सकता है, लेकिन आने के लिए रिस्ट्रिक्शन है। आने के लिए भाई वो जिस दरवाजे से गया होगा उससे वो नहीं आएगा। तो टोटल 6 दरवाजे हैं, अगर मान लो इन 6 में से किसी एक से गया होगा तो उससे नहीं आना है। तो आने के लिए सिर्फ उसके पास कितने बचे? 5 तरीके बचे, ठीक है। तो जाना है एंड आना है। आप देखो ना यहाँ लिखा हुआ है इंटर ए रूम 1 डोर एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट डोर, एंड लगा हुआ ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। टोटल कितने वेज हो गए? 30 वेज, ठीक। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे देयर आर 6 कैंडिडेट फॉर ए क्लासिकल, 6 कैंडिडेट हैं किसी क्लासिकल के लिए, 3 हैं फॉर मैथमेटिकल के लिए, 2 हैं फॉर ए नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप, ठीक है। 6 कैंडिडेट हैं किसके लिए? क्लासिकल स्कॉलरशिप के लिए, 3 हैं मैथमेटिकल्स के लिए, 2 हैं जो है नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप के लिए। तो कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज दीज स्कॉलरशिप अवार्डेड। तो आप हमें ये बताओ, यहाँ पर देखना सॉल्यूशन, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो स्कॉलरशिप अवार्ड किए जाना है, मतलब अब 6 कैंडिडेट हैं, 6 में से कोई एक पाएगा। तो इस स्कॉलरशिप को इस 6 कैंडिडेट में देने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? तो ये स्कॉलरशिप इन 6 में से किसी एक को मिल सकता है। मतलब अगर आप क्लासिकल के स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 6 कैंडिडेट हैं, 6 में से किसी एक को मिल सकता है। तो हर एक पर्सन को पाने के 1 1 वेज है, तो टोटल कितने हो गए? 6 वेज हो गए। तो क्लासिकल के स्कॉलरशिप के कितने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल स्कॉलरशिप की बात करें तो 6 लोग हैं, तो 6 तरीके। वैसे ही मैथमेटिकल की बात करें डैश डैश, तो कितने लोग, कितने कैंडिडेट हैं? 3 हैं, 3 तरीके। वैसे ही अगर हम बात करें किसके? नेचुरल साइंस की स्कॉलरशिप की, नेचुरल साइंस, तो कितने हो जाएंगे? 2 है ना, तो 2 वेज हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? डिस्ट्रीब्यूशन सबको करना है ना, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को भी करना है एंड इस एक्सपेरिमेंट को भी करना है एंड इसको भी करना है, यानी 6 × 3 × 2, तो टोटल वेज कितने हो गए? 36 वेज हो गए। कितने? 36 वेज। अब कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दिस स्कॉलरशिप अवार्डेड, मतलब अब ये कह रहा है कि इनमें से कोई एक स्कॉलरशिप अवार्ड करने के लिए कितने तरीके हैं। तो भाई हो सकता है कि आप जो है या तो क्लासिकल का अवार्ड करो, या तो मैथमेटिकल का, या तो साइंस का। तो या तो फीलिंग आ रही है ना, तो दूसरे वाले का क्या आंसर आ जाएगा? 6 + 3 + 2, टोटल 11 वेज। और पहले वाले कितना आया? 36 वेज। यहाँ पर देखना ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन ए मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइड दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम ईच ऑफ एक्सरसाइज 7, 8 and 9 ऑफ द टेक्स्ट बुक। मतलब कोई टीचर है जो मंथली टेक्स्ट में ये डिसाइड किया है कि वो टेक्स्ट बुक से 3 क्वेश्चन जो है टेक्स्ट पेपर में डालेगा, जिसमें से हर एक क्वेश्चन जो है इन अलग अलग एक्सरसाइज, मतलब 7, 8, 9 वाले एक्सरसाइज से होंगे। सपोज करो ये हमारे वो 3 क्वेश्चंस हैं जो कि कहाँ से सिलेक्ट किए जा रहे हैं?
इन एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 8, एक्सरसाइज 9। अब इनमें है कितने क्वेश्चन, कह रहे हैं इफ देयर आर 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7। ये जो हमारा एक्सरसाइज 7 है इसमें कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, ठीक। और जो हमारा एक्सरसाइज 8 है उसमें 18 क्वेश्चन है, ठीक। और जो हमारा एक्सरसाइज 9 है उसमें 9 क्वेश्चन है। अब भाई उनको 3 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करना है इन तीनों एक्सरसाइज से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन। तो बताओ यार, यहाँ से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए टोटल 12 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, मान लो अगर हम एक्सरसाइज 7 को ही यहाँ पर उठा लें तो कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 12 हैं। भाई एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, वो या तो इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, या इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, या इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है, मतलब या तो इसको या तो इसको। तो भाई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए 1 वेज ही होगा। तो अब या तो मतलब आर वाली फीलिंग आ रही है तो आप 1 1 यूज करते जाओ। कितने टाइम्स, 12 क्वेश्चन है तो टोटल कितने हो गए, 12 वेज। मतलब इस 12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हो गए, 12 वेज हो गए। तो वैसे ही यहाँ पर 12 वेज हो गए, और यहाँ पर 18 क्वेश्चन है तो 18 वेज हो गए। वैसे यहाँ से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए कितने हो गए, 9 है तो 9 वेज हो गए। लेकिन उनको आप बताइए तीन क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, यहाँ से भी एक एंड, यहाँ से भी एक एंड, यहाँ से भी एक, तो टोटल वेज कितने हो गए, तो टोटल वेज हमारे हो गए कितने, 12 × 18 × 9, 12 × 18 × 9। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखना, करें फॉर ए सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नो स्टूडेंट हैड रिटन ऑल करेक्ट आंसर। मतलब कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिसने सारे करेक्ट आंसर लिखा हो, ठीक है। एंड नो 2 स्टूडेंट हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर। मतलब हर एक स्टूडेंट अलग अलग तरीके से इसका आंसर का रिप्लाई किए, मतलब सबका आंसर देने का जो पैटर्न है अलग है। भाई हो सकता है किसी ने पहले को ट्रू मारा हो, कोई किसी ने पहले को फॉल्स किया हो, या किसी ने पहले दूसरे को ही फॉल्स कर दिया हो, किसी ने पहले दूसरे को ट्रू कर दिया हो, या जैसा भी हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट का जो आंसर देने का तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। अब कितने हैं क्वेश्चन, 5 हैं। तो यहाँ पर देखना हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, 5 हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ठीक। अब ये ट्रू या फॉल्स के क्वेश्चन है, मतलब या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है। मतलब हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने का 2 तरीका है। कितने हैं, 2 तरीके हैं, 2 तरीके, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अरे भाई साहब दिया है क्वेश्चन और पूछ रहे कितने स्टूडेंट क्लास में होंगे। क्या बात है यार, मतलब क्वेश्चन का और इसके आंसर का कोई भी एक दूसरे बहुत दूर दूर तक कनेक्शन है नहीं है, बता रहा हूँ। अब भाई बताओ इस क्वेश्चन 1 का आंसर देने का कितने तरीका हो सकता है, या तो वो इसको ट्रू कर सकता है या तो फॉल्स। 2 वेज, वैसे 2 वेज, हर एक का 2 वेज। लेकिन आप बताओ इनको अटेम्प्ट तो 5 करना है, मतलब इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी, यानी बीच में क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गए। तो जितने तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, मतलब हर एक, आप बताओ ना, वो बोल दिया है ना कि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर देने का तरीका है हर एक स्टूडेंट का अलग अलग है। तो भाई जितने तरीके से ये आंसर आ रहा है उतने स्टूडेंट हो सकते हैं, बस एक को छोड़ के। क्योंकि वो बोला है ना, यहाँ पर क्या बोला है, कह रहा है कि नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर। मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसने सारा करेक्ट आंसर लिखा हो। तो भाई सारे करेक्ट आंसर के कितने तरीके हो सकते हैं, वो एक ही तरीका हो सकता है जब उसने सारे को सही कर दिया हो। तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 32 - 1, मतलब 31 स्टूडेंट, ठीक। देखना करें हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। करें कितने नंबर जो है 100 और 1000 के बीच में बनाए जा सकते जिसमें कम से कम एक डिजिट क्या हो, 7 हो। अच्छा भाई साहब इनके अनुसार कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का, क्योंकि भाई 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर आते हैं, 3 डिजिट के ही होते हैं, जिसमें से कम एटलीस्ट
एटलीस्ट, यहाँ देखो एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7, उनमें से कम एक डिजिट 7 होना चाहिए। तो आप हमें बताओ ना क्या तरीका हो सकता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर मान लो हम इसमें सिंगल 7 की बात करें, सिर्फ एटलीस्ट इफ केस बनाते हैं, इफ एटलीस्ट इफ ओनली 1 7 occurs, आप हमें बताओ ना। वो कह रहा है एटलीस्ट 1 7, इसका मतलब समझ रहे हो, 2 7 भी आ सकता है, 3 7 भी आ सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, अगर एक 7 आएगा तो भाई ये हमारे 3 प्लेसेस हैं, इन 3 प्लेस में हमें जो है नंबर्स को फिलअप करना है। तो वो 7 हो सकता है यहाँ पर यूनिट प्लेस पे आ जाए, या टेंस प्लेस पे, या तो 100 प्लेस पे आ जाए। तो अगर ये 7 हमारे इस यूनिट प्लेस पे आ गया, तो आप हमें बताओ, हमारे पास 0 से लेके 9 तक टोटल डिजिट थे, जिसमें से एक 7 यहाँ से यूज हो चुका है, क्योंकि एक ही 7 का केस बना रहे हैं, इसलिए अब 7 को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक 7 यहाँ पर से यूज हो गया था। हमारे पास बचे कितने, टोटल 9 डिजिट बचे हैं, जिसमें से एक 0 भी है। तो 0 यार यहाँ पर तो आ नहीं सकता। अब 9 डिजिट में से 8 डिजिट ही कोई यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक। अब बचा कितना डिजिट हमारे पास, यहाँ से 2 डिजिट यूज हो चुके हैं। तो 7 को छोड़ दो, बाकी डिजिट हम यहाँ पर रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई रिपीट नहीं करेंगे तो आगे वाला जो हमारा नेक्स्ट केस बनेगा जिसमें 2 7 आएंगे, तो उसमें तो रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए रिपीटेशन यहाँ पर स्टार्ट है। तो 7 को छोड़कर बाकी 9 डिजिट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कितना हो गया, 72 तरीका, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर डिजिट, यहाँ पर भी जब 7 टेंस प्लेस पर है, तब भी हमारे पास 0 से लेके 9 डिजिट हैं, जिसमें 7 नहीं है, मतलब टोटल 9 डिजिट हैं, उसमें 0 भी है। तो 100 प्लेस पे भरने के लिए 8 नंबरों में से कोई भरा जाए, क्योंकि 0 भरेंगे नहीं यार, अगर किसी नंबर का आगे 0 लगा दिए उसका कोई मीनिंग रहता नहीं है, ठीक। तो आप यहाँ पर बताएं, तो यहाँ पर 9 वेज हो गया। अब जब 7 हमारा 100 प्लेस पे चला गया, 0 से टेंशन है नहीं, तो 9 × 9, तो बताइए कितना हो गया यहाँ पर। अब ये जिस नंबर को हम यहाँ पर रख के सर्किल लगा दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया, इसका 1 वेज है। इसका कितना वेज है, 1 वेज है। तो आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, 8 × 7 लिखने का 1 वेज × 9 कितना हो गया, 72। वैसे ही 1 × 9 × 9 कितना हो गया, 81। आप इन तीनों को ऐड करें, 2 2 4 1 5, 7 7 14 8 4 12 22, 225, ठीक है। तो जब हमारा सिर्फ एक ही 7 आ रहा था, तो उसके 225 तरीके थे। केस सेकंड हमारा क्या हो सकता है, केस सेकंड हमारा ये हो सकता है, इफ़ 2 7 आर अकर, अगर 2 7 आ रहे हैं, तो भाई हमें 3 डिजिट 3 प्लेस को भरना है, ठीक। तो आप बताओ, वो 2 7 हो सकता है यहाँ पर आ जाए, या वो 2 7 हो सकता है यहाँ पर आ जाए, या वो दोनों 7 यहाँ किनारे पर आ जाए। तो अगर वो दोनों 7 यूनिट और टेंस के प्लेस पे हैं, तो 100 प्लेस पे आप बताइए हमारे पास हैं कितने डिजिट, 7 यूज हो चुका है, बचे हैं 0 से लेकर 9 तक, जिसमें 7 नहीं है, मतलब टोटल 9 डिजिट हैं। 9 में से 0 भी है, तो यहाँ पर डिजिट भरने के लिए 8 वेज है, तो 8 × 1 × 1 मतलब कितना हो गया, 8 वेज। वैसे यहाँ पर 7 7 दोनों प्लेस पे भरे हुए। अब हमारे पास 0 से लेकर 9 तक है, जिसमें 7 खर्च हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास बचा 9 डिजिट है, तो यहाँ पर 9 वेज हैं, तो 1 × 9 × 9 1 × 9। वैसे यहाँ पर 1 × यहाँ पर 9 वेज, तो 1 × 9 × 1, मतलब ये 8 और ये 9 9 18, 8 26 26 वेज। वैसे ही अगर हमारा केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड क्या हो सकता है, इफ़ 3 7 आर अकर, अगर 3 7 आ जाएंगे, तो भाई उनको भरने के लिए एक ही तरीका है, 1 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बोलो। यहाँ आया 225 + 26 + 1 कितना हो गया, 11 12 4 1 5, 252 तरीके, ठीक है। ये हमारा मेथड फर्स्ट था, क्या था, मेथड
फर्स्ट था, ये हमारा मेथड फर्स्ट था। आइए हम लोग मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड में हम क्या करेंगे, पहले गलती करेंगे फिर गलती को सुधारेंगे। मतलब तो जो चाहिए इक्वल टू टोटल माइनस जो नहीं चाहिए। ये फार्मूला याद कर लो यार। टोटल मतलब अब पहले यार हम क्या करते हैं ना कि इन तीनों प्लेस पे नंबर को भर देते हैं। तो बताइए इन तीनों प्लेस पे नंबर भरने के लिए हमारे पास 0 से 9 डिजिट है। अब रिपीटेशन अलाउड अगर करेंगे तभी तो भाई 7 हमारा रिपीट करेगा ना, कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, तभी तो 7 मिलेगा। अगर रिपीटेशन ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा। तो रिपीटेशन अलाउड 0 से 9 डिजिट है, लेकिन 100 प्लेस पे 0 तो लिख सकते नहीं, तो इसलिए 9 वेज बाकी जगह पे टोटल 10 के 10 कोई भी यूज कर लो। अब दूसरा कंडीशन क्या हमें नहीं चाहिए, जिसमें 7 हो ही ना। मान लो हमने 0 से 9 डिजिट लिया, उसमें से 7 को हटा दिया, मतलब अब हमारे पास टोटल 9 डिजिट है। 9 डिजिट में से 100 प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता, तो 8 वेज बाकी पे 9 × 9। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 252 वेज। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखना, कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। देखो जब तक हमसे ये ना कहें कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब तक हम जो है यही मान के चलते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, अब भाई उनके अनुसार कह रहे हैं कि 100 और 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 टाइम्स 7 आ रहा हो। तो वो जो 1 टाइम्स 7 आ रहा होगा, वो 7 का पोजीशन क्या हो सकता है, वो या तो यूनिट प्लेस पे आ सकता है, या तो टेंस प्लेस पे, या तो 100 प्लेस पे आ सकता है। तो भाई 7 एक ही बार लाना है, इसलिए हम 7 को यहाँ पे बिठा के उसको अपने नंबर से हटा दिए। हमारे पास 0 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट थे, उसमें से हमने 7 को हटा दिए। ठीक है, जब हमारे पास ये 0 से 9 तक डिजिट थे, तो उस समय हमारे पास टोटल कितने डिजिट थे, 10 थे। लेकिन अब हमने 7 को यूज कर दिया है, तो हमारे पास कुल कितने डिजिट बचे, 9 डिजिट बचे। अब उन 9 डिजिट में 0 भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ 100 प्लेस पे हम 0 तो यूज कर सकते नहीं, तो 8 में से कोई वही बचे हुए नंबर यूज करेंगे। बाकी यहाँ पर 9 के 9 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी 100 प्लेस पे तो 0 यूज कर नहीं सकते, बाकी यहाँ पे 9, और यहाँ पर 100 प्लेस पे 7 चला गया तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो टोटल कितने आ गए, 72 और ये कितना हो गया 81। तो टोटल वेज कितने हो गए, 2 5, ये कितना हो गया 14 और 4 12, 225 ऐसे नंबर्स बनाए जा सकते हैं। क्यों भैया रिपीटिशन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये बताओ, ये भी तो हमारा एक नंबर हो सकता है जिसमें एक बार 7 आ रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वो खुद ही बता देगा कि यहाँ पर रिपीटेशन होगा कि नहीं होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं ये जेंटलमैन हैज़ 6 फ्रेंड टू इनवाइट, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड टू देम इफ़ ही हैज़ 3 सर्वेंट टू कैरी दी कार्ड्स। अच्छा, आइए हम इसको बहुत ही शानदार एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज करो ये जेंटलमैन जो हमारे हैं, ये क्या है, ज्ञानेंद्र तिवारी जी हैं। क्या है, ज्ञानेंद्र तिवारी जी हैं। कौन है, ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, जो भी इनका इंग्लिश है। और इनके 3 फ्रेंड, कितने फ्रेंड हैं, 1 2 3, टोटल कितने फ्रेंड हैं, 6 फ्रेंड हैं। ये टोटल 6 फ्रेंड है, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4, फ्रेंड 5, फ्रेंड 6। और इनके पास 3 सर्वेंट हैं। सपोज करो वो सर्वेंट कौन कौन से हैं जो कार्ड को भेज सकते हैं। एक है आदिल, और दूसरा है अग्निहोत्री, और तीसरा है आशीष मिश्रा। कौन है, आशीष मिश्रा। ये 3 सर्वेंट हैं जो इन फ्रेंड्स को जो है कार्ड सप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ज्ञानेंद्र जी इन 6 फ्रेंड को किस तरीके से कार्ड जो है सप्लाई कर सकते हैं, ज़रा सुनना, मेरी बात सुनना। तो फ्रेंड 1 की अगर हम बात करें, तो इनके पास जो कार्ड का मतलब रिसीविंग प्रोसेस है, यूँ कह सकते हो, कार्ड पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वो या तो ये सर्वेंट आदिल के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, मतलब 1 वेज, या सर्वेंट अग्निहोत्री के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, मतलब 1 वेज, या सर्वेंट आशीष मिश्रा के थ्रू पहुंचाया जा सकता है, मतलब 1 वेज। तो मतलब फ्रेंड 1 को कितने तरीके से कार्ड मिल सकता है, 3 तरीके से। ऐसे ही फ्रेंड 2 को भी या तो आदिल, या तो अग्निहोत्री, या तो आशीष, मतलब 3 वेज इसका भी। ऐसे 3 वेज सबका, 3 वेज। अब आप बताइए
कार्ड तो सबको पहुंचाना है ना, मतलब कार्ड इनको भी पहुंचाना है, एंड माय डियर इनको भी पहुंचाना, एंड इनको भी, एंड इनको भी, एंड इनको भी, एंड इनको, मतलब ये सब टोटल मिला के एक ही एक्सपेरिमेंट है। मतलब कार्ड हमें किसको देना है, इन सबको देना है, तो इसलिए बीच में क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अगर ऐसा कहा जाता कि इनमें से किसी एक को देना है या तो बीच में प्लस प्लस आ जाता है। तो टोटल वेज कितने हो गए कार्ड के, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितने हो गए, 5 6 फ्रेंड है ना, 3 पावर 6, टोटल कितने हो गए 729 वेज। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन द फॉलोइंग प्राइजेस बी गिवन अवे टू ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर देखना यार, इनकी बात सुनो। कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन ए फॉलोइंग प्राइजेस बी गिवन अवे ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट हैं क्लास में, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज जो है मैथमेटिक्स में देना है, मैथ की प्राइज जो है इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों दे सकते हो, और फर्स्ट एंड सेकंड फिजिक्स में भी आप फर्स्ट सेकंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और फर्स्ट इन केमिस्ट्री में सिर्फ आप फर्स्ट प्राइज दे सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में भी आप जो है सिर्फ फर्स्ट प्राइज दे सकते हो। तो भाई आप बताओ, जब आप मैथ में प्राइज देने जा रहे हो, देखो यहाँ पर मेरे भाई कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड मैथमेटिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड इन फिजिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड इन केमिस्ट्री, एंड देखो इसमें सब में ऐड लगा हुआ है, एंड मतलब प्राइज सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मैथ्स वाले बच्चे को भी, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मतलब इन तीनों 30 स्टूडेंट में मैथ वाला प्राइज भी, फिजिक्स वाला भी, केमिस्ट्री वाला, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो बताइए यार, मैथ वाला जब आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने चलोगे, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट प्राइज उन 30 में से किसी एक को मिल सकता है, ठीक। यानी फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने कितने तरीके हो गए, 30 वेज। ओके, अब भाई उन 30 स्टूडेंट में से कोई एक फर्स्ट प्राइज पाया होगा, तो वो तो हट गया। अब सेकंड प्राइज देने के कितने स्टूडेंट बचे, 29 बचे, तो उन 29 में से किसी एक को सेकंड प्राइज मिल सकता है, मतलब उन 29 में से किसी एक को देना है, मतलब 29 वेज, ठीक है। एंड माय डियर फ्रेंड, जब आप फिजिक्स करोगे तो उसका भी इसी तरीके से, और केमिस्ट्री करोगे तो सिर्फ ये फर्स्ट प्राइज ही, तो 30 के 30 में से किसी एक को मिलेगा, वैसे इसके भी। तो टोटल तरीके कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया 30 × 29 एंड 30 × 29 एंड 30 × 30, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। ओके, हाउ मेनी वेज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी वर्न इन दी 4 फिंगर। ओ भाई साहब, अच्छा सपोज करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की साड़ी है, क्या है, साड़ी है, और उसके 4 उंगलियों में 5 अंगूठी को पहनाना है। क्या करना है, पहनाना है। ये देखो मैंने उंगलियां बना दी है, सपोज करो ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। कितने रिंग है, 5 रिंग्स हैं। अरे मान लो नहीं यार, ये 5 रिंग हैं, क्या प्रॉब्लम है। और आपको जो है उसके हाथ में जो है इन 5 रिंग को पहनाना है। कितने तरीके से पहना सकते हो, इन 4 ही उंगलियों में पहनाना है, इसमें नहीं पहनाना है। इस 4 भाई मैं मान लिया जो है कि इसमें नहीं पहनाना, ठीक है। आपकी इच्छा हो सकता है इसमें पहनाना, उसमें नहीं, जिसमें भी ये समझो ना 4 उंगलियों में पहनाना। आप एक रिंग को उठाए, आपकी इच्छा, आप या तो इस उंगली में पहना सकते हैं, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, मतलब एक रिंग को आप इन 4 में से किसी एक में पहना सकते हो। तो एक उंगली में पहनाने को 1 वेज, या दूसरे में 1 वेज, 1 वेज, 1 वेज, तो टोटल एक अंगूठी को पहनाने कितने वेज आ गए, 4 वेज। ऐसे ही सब अंगूठियों के आएंगे, तो टोटल 4 × 4 × 4 × 4 × 4, भाई पहनाना तो 5 है ना, कितना आ गया, 4 की पावर 5 वेज। तो आप ऐसे ही करना अपने शादी में, ठीक है। ओके, थैंक यू। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 बॉयज व्हेन। अच्छा ये देखो, इनकी कहानी सुन लो। 3 प्राइज हैं, प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3, और डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है, 4 बॉयज में, बॉयज 1, बॉयज 2, बॉयज 3,
बॉयज 4। ये 4 लड़के हैं यार, लड़कों को थोड़ा ढंग से बनाओ यार, लड़के हैं साला छछुंदर लग रहे हैं। ठीक है, पहला कंडीशन इनका सुनना। फर्स्ट कंडीशन क्या करें, कह रहे नो बॉयज गेट मोर देन 1 प्राइज, कोई भी ऐसा लड़का नहीं हो जिसको एक से ज़्यादा प्राइज मिले। अच्छा तो बोलो यार, प्राइज फर्स्ट देने के लिए कितने तरीके हैं। हमने फर्स्ट प्राइज को लिया, वो या तो इस बच्चे को दे सकता हूँ, या तो इसको दे सकता हूँ, या तो इसको दे सकता हूँ, या तो इसको दे सकता हूँ, मतलब या तो इसको दे सकता हूँ मतलब 1 वेज, या तो इसको दे सकता हूँ 1 वेज, या तो इसको दे सकता हूँ 1 वेज, या तो इसको दे सकता हूँ, मतलब एक प्राइज को देने के लिए कितने तरीके आ गए, 4। ठीक, कहानी इसकी सुने रहना, कह रहे नो बॉयज गेट मोर देन 1 प्राइज, मतलब अब ये जो लड़का इस प्राइज फर्स्ट को पा गया वो यहाँ से गायब हो जाएगा। बचेंगे कितने, 3 लड़के। अब उन तीनों में से सपोज करो ये तीनों यहाँ बच गए। अब हमने प्राइज सेकंड उठाया, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, मतलब 1 1 1 R R R, मतलब 3 वेज। तो भाई प्राइज सेकंड को 3, वैसे प्राइज थर्ड आप उठाए, अब इनमें से जो सेकंड पा गया वो वहाँ से गायब हो जाएगा, तो बचेंगे 2 बच्चे, तो उसमें से या तो इसको या तो इसको, मतलब थर्ड देने के 2 वेज। लेकिन भाई देना तो तीनों प्राइज है ना, प्राइज 1 को भी देना है एंड प्राइज 2 को भी एंड प्राइज 3 को भी, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 24 वेज आ गया। वैसे सेकंड क्या बोल रहा है, कह रहे बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज। अच्छा मतलब फर्स्ट प्राइज ले आप जा रहे हो, इसको दे सकते हो, मतलब ये कहने का मतलब है ना कि कोई भी लड़का कितने भी प्राइज ले सकता है, मतलब फर्स्ट प्राइज देने के भी 4 वेज, सेकंड को भी देने के 4 वेज, मतलब इस बार वो फर्स्ट प्राइज पा जाएगा तो वहाँ से भागेगा नहीं, वहीं खड़ा रहेगा, कहेगा भाई आने दो और भी आने दो। 4 × 4 × 4 कितना हो गया, 64। थर्ड क्या बोल रहे हैं, नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, कोई भी ऐसा लड़का ना हो जो सारे प्राइज को, तो भाई सारे प्राइज को ऐसा कोई भी लड़का ना पाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइज 1 और प्राइज 2 और प्राइज 3 को उठा के डिब्बे में रख लेते हैं। पहले ये अगर एक डिब्बे में उठा के, भाई अब ये तीनों प्राइज एक में रख के हम या तो इसको दे सकते हैं, या तो इसको दे सकते हैं, या तो इसको दे सकते हैं, या तो इसको, मतलब डिब्बे में रखने का मतलब क्या हो गया, अब जब इस डिब्बे को उठा के दे देंगे किसी एक को, तो मतलब वो सारा प्राइज किसी एक बच्चे को मिल जाएगा। तो जब ये सारा प्राइज किसी एक बच्चे को मिले तो उसके कितने तरीके हैं, तो ये बॉक्स उठा के या तो इसको दे सकता हूँ, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, मतलब इसके भी कितने तरीके हैं, 4 वेज है। 4 वेज किसका है, जब हम सारे प्राइज उठा के किसी एक बच्चे को दे दें। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है, तो थर्ड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, नो बॉयज गेट ऑल द प्राइजेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हमारे बॉयज को कितना भी नंबर ऑफ प्राइज पा सकते थे तो उसका 64 था, और जब ये प्राइज सारे प्राइज किसी एक बच्चे को मिल जाए तो उसका 4 है, तो उसको घटा देंगे तो बचा हुआ ऐसा केस आएगा जिसमें कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जिसको सारे प्राइजेस मिले हों। यहाँ पर देखना, कह रहे इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। अच्छा 5 लेटर हैं, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5, और कितने लेटर बॉक्स हैं, 4 लेटर बॉक्स हैं, लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 2, लेटर बॉक्स 3, लेटर बॉक्स 4। ये 4 हमारे पास लेटर बॉक्स हैं और 5 हमारे पास लेटर हैं। भाई फर्स्ट लेटर उठा के या तो इसमें डाल सकता हूँ, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। एक लेटर को पोस्ट करने के कितने वेज आ गए, 4। अब जरूरी थोड़ी नहीं एक लेटर इसमें डाल दिए दूसरा लेटर इसमें नहीं डालो, क्या एक लेटर बॉक्स में एक ही लेटर रखा जाता है, ऐसा तो है नहीं भाई, हर एक लेटर बॉक्स में बहुत सारे लेटर होते हैं। तो सेकंड को भी उठा के या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, मतलब इसके भी 4 वेज, ऐसे ऐसे 4 4 4 4 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमें 5 का 5 को पोस्ट करना है, फर्स्ट लेटर को भी एंड सेकंड लेटर को भी एंड थर्ड लेटर को भी एंड फोर्थ लेटर को भी। तो टोटल हमारा आंसर क्या आ गया, 4 टू द पावर 5 वेज। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।